बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, बड़ी चालाकी से आजकल एक बड़ी बारीक वारदात डाली जा रही है और इमरान खान के ऊपर जुल्म को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टूटने को जिस तरह से उसे तोड़ा जा रहा है, इसको इस आर्गुमेंट के साथ जस्टिफाई किया जाता है कि देखिए, हाँ बिल्कुल बड़ा गलत हो रहा है तहरीक इंसाफ के साथ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ 2018 में हो चुका है। हाँ, जो आज हो रहा है वो गलत है, लेकिन जो कल हुआ था यानी कि 2018 को हुआ था, वो भी गलत हुआ था, वो भी कुछ ठीक नहीं हुआ था। और देखिए फिर कल उनके साथ हुआ, आज इनके साथ हो रहा है। यानी कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान के ऊपर होने वाले तमाम तर मजालिम को जस्टिफाई किया जाता है, ये कह करके कल वहां पे हुआ था तो आज इन पे हो रहा है। ये सरासर दो नंबरी है, ये सरासर सहाफती बददयानती है और ये सरासर सिर्फ और सिर्फ ड्रामेबाजी है और कुछ नहीं है। आप ये एक मिनट के सोच के देखें, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से याद है 2018 का इलेक्शन। क्या नवाज शरीफ भी उस वक्त इमरान खान की तरह पॉपुलर थे? इतने ही पॉपुलर थे कि जितने आज इमरान खान है। मुझे बड़े अच्छे से याद पड़ता है नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में बड़े जोरों शोर से उन दिनों में बहस हुआ करती थी कि कौन जो है वो वजीर आजम बनेगा। तो ज्यादा लोगों का ख्याल ये होता था कि इमरान खान इस बार गवर्नमेंट बना लेगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कहते थे नहीं, नवाज शरीफ गवर्नमेंट बनाएगा। लेकिन चले मान लेते हैं इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर 60% थी, तो चले मान लेते हैं नवाज शरीफ की 40% थी। आज इमरान खान के मुकाबले में नवाज शरीफ कहां पर है? तो पहली तो बात यह है कि ये कोई मुकाबला ही नहीं बनता। नंबर टू, जिस तरह से तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया और टुकड़े किए गए और जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोगों ने रो रो कर प्रेस कॉन्फ्रेंसिस की, क्या इसी तरह नून लीग ने किया था? जिस तरह से जो है ना वो तहरीक इंसाफ की खवातीन को कैद किया गया, जो आज तक जो है ना वो देख रही हैं और उन पर्चों को देख रहे हैं, क्या ऐसे ही 2018 में नून लीग के साथ हुआ था? मतलब एक मिनट के लिए सोच के देखिए, जिस तरह से तहरीक इंसाफ के लोग एक पर्चे से निकलते हैं तो दूसरे पर्चे, दूसरे पर्चे से निकलते हैं तो तीसरे पर्चे, तीसरे पर्चे से निकलते हैं तो चौथे पर्चे, क्या ऐसे ही 2018 में हुआ था? क्या ऐसे ही 2018 में हुआ था कि नून लीग को किसी कन्वेंशन की इजाजत नहीं थी? क्या ऐसे ही 2018 में हुआ था कि नवाज शरीफ का नाम लेना जुर्म था? क्या ऐसे ही 2018 में हुआ था कि नवाज शरीफ की तस्वीर भी जो है वो उस वक्त उस तरह से चलाई नहीं जा सकती थी? क्या ऐसे ही 2018 में हुआ था कि जो नवाज शरीफ का झंडा उठा लिया जाता था वो गायब हो जाता था? यकीनी तौर पर ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इसको सिर्फ जस्टिफाई किया जाता है, ये बारीक वारदात डाली जाती है। तो जिस तरह से तहरीक इंसाफ को तोड़ा गया नाज़रीन किराम, अब मैं आपको खबर दे रहा हूं कि अब इसके साथ बड़े बड़े नामों के जुड़ने का वक्त आ चुका है। सबसे बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के नाम के साथ अब जो है वो बड़े बड़े नामों के जुड़ने का वक्त आ चुका है। तो एक अहम तरीन रहनुमा तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। जल्द ऐलान मतवक्किया, मैं आपको बता दूंगा कौन शामिल हो रहा है और मोस्ट प्रोबेबली किस तारीख को शामिल हो रहा है। सबसे पहले नाज़रीन किराम इस बारे में आपको बता दूंगा। दूसरा नाज़रीन किराम, काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो पहले तो बजाते खुद तो चीफ जस्टिस को खत लिखते थे, तो वो सब कुछ आइन के मुताबिक था। अब जस्टिस एजाज ने लिखा है तो बड़ा माइंड कर गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब इस बार उन्हें टक्कर के लोग मिले हैं, यानी कि जो जस्टिस एजाज का खत है वो बड़ा ही जबरदस्त है। तो जो काजी फायज ईसा साहब ने जो जवाबी खत लिखा उसमें क्या गलतियां हैं और किस तरह से उन्होंने मतलब वो अपनी भड़ास निकाली है, उसके ऊपर भी मैं कुछ चीजें बता दूंगा। और आपको ये भी बता दो नाज़रीन किराम, तीसरी बड़ी खबर होगी कि काम तरीन जर्नैल के गिर्द जो है वो घेरा तंग किया गया है। ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी जो है वो बात करेंगे। सो तीन खबरें तफसील के साथ हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दरखास्त ये है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें एनेबल करती है टीवी पे होने वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर होने वाले प्रोपोगंडा को काउंटर करने के अंदर। जो झूठ वहां पे बोले जाते हैं, हम हकायक से उन्हें एक्सपोज करने की कोशिश करते हैं, सच दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आ रही है तो अपनी राय का इजहार जरूर करें और अपने कमेंट से हमें जो है वो इस बारे में जरूर बताइए। सो नाज़रीन किराम, खबरों का आगाज करते हैं। अहम तरीन खबरें शामिल करने से पहले कुछ दिलचस्प खबरें हैं वो सुन लीजिए। पहली बात यह है कि आज का दिन जो होगा वो इमरान खान के जेल के अंदर ट्रायल्स का दिन है। जो है ना वो आज एक जज निकलेगा तो दूसरा जज आएगा, अडयाला जेल के अंदर दूसरा निकलेगा तो तीसरा आएगा, तीसरा निकलेगा तो चौथा आएगा। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रही है कि इस पूरी हसल के अंदर और जिस तरह से वो ये सारी चीजें कर रहे हैं, इन्होंने इमरान खान को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है।
वो अपॉर्चुनिटी ये है कि इस जब ये पूरा सब कुछ हो रहा होता है तो इमरान खान के पास इनफ टाइम होता है, जैसे कि कल का पूरा दिन होगा इमरान खान को अपने वकीलों के साथ मिलने का और सियासी हिकमत अमली बनाने का दिन। यानी कि इमरान खान मुझे लगता है कि इन केसेस से जिस तरह से वो धड़ाधड़ लगा रहे हैं और जेल के अंदर सुन रहे हैं, ठीक है इंसाफ का तो कत्ल हो रहा है बट लेकिन ही वुड बी वेरी हैप्पी क्योंकि ठीक है उनको अब टाइम तो मतलब देखे ना जो कुछ करना है उन्होंने तो करना ही है लेकिन टाइम तो नहीं है ना, मतलब सियासी हिकमत अमली बनाने का टाइम यानी कि लोगों के साथ डिस्कस करने का टाइम नहीं मिलता था। आमतौर पर मुलाकात होती है थोड़ी देर में खत्म हो जाती है, तो ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये जो आरजी अदालत उन्होंने बनाई है वो आरजी अदालत बहुत शानदार जगह है कि जहां पर इमरान खान अपनी जो है ना वो मुस्तकबिल करीब की सियासती हिकमत अमली बना सकते हैं। बाकी रही इन केसेस की बात तो इनके अंदर कोई जान ही नहीं है, तो उनका तो कुछ होगा नहीं, यहां नहीं तो अगले कोर्ट के अंदर जो है वो उड़ा के उनको जो है ना वो रख दिया जाएगा। लिहाजा ये एक बहुत शानदार जगह है, तो इमरान खान जो है ना वो जहां पर ये अपनी सियासी हिकमत अमली अपना रहे हैं, लोगों के साथ मिलजुल रहे हैं। अब आ जाते हैं नाज़रीन हम तहरीक इंसाफ के साथ अंदर कौन शामिल हो रहा है, फिर मैं जर्नैल की खबर और काजी फायज साहब की खबर भी आपको दे दूं। नाज़रीन कराम, इस वक्त जो खबर मिली है वो ये है कि आखिरकार लतीफ खोसा साहब अब ऐलान करने जा रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो रहे हैं। और सिर्फ लतीफ खोसा नहीं, मैं अब आपको बता रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े लोग इस वक्त अब तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के ख्वाहिशमंद हैं। बहुत बड़े बड़े लोग इस वक्त जो है ना वो तहरीक इंसाफ में आने के लिए पर तोल रहे हैं। ऑब्वियसली वजह एक सर पे लटकती तलवार है, लेकिन वो उनका मानना यह है कि हम इसको काउंटर कर लेंगे। इसके अलावा नीचे जो पार्टी के लेवल यानी कि जो वर्कर लेवल के लोग हैं वो भी आ रहे हैं। जैसे कि मिसाल है आज की यानी कल की शमूलियत देख लीजिए, साबिक तहसील नाजिम पीपल्स पार्टी साहिवाल से राना आमिर शहजाद भी तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल हो गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर। तो हम इस बात को महसूस कर रहे हैं कि वर्कर लेवल के लोग और बड़े रहनुमा ये तमाम लोग जो है वो अब तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होना चाहते हैं। ऑब्वियसली तहरीक इंसाफ की टिकट हॉट टिकट है जिसे मिलेगी, लोगों की हमदर्दियां, लोगों के जज्बात उस शख्स के साथ होंगे, इसमें जो है वो कोई दो राय नहीं है। अच्छा जनाब, ये जस्टिस काजी फायज साहब वाला मामला जानने से पहले मैं दो जो है ना वो सर्वेस के रिजल्ट्स आए हैं वो भी आपके सामने रख दूं ताकि आप इस बारे में भी आगाह हो। वो सर्वेस है नाज़रीन कराम मेरे अपने शहर गुजरात से। मैंने कल आप कुछ कुछ दिन पहले गुजरात की थोड़ी सी सिचुएशन आपको बताई थी। इस वक्त गुजरात पे ना हाथ तंग के रखा गया हुआ है। पहले आपने देखा फैजुल हसन शाह को उठाया गया, उससे पहले उनके भाई को जो है ना वो उठाया गया था, फिर फैजुल हसन शाह को, फिर चौधरी अरशद साहब को उठाया गया। सलीम सरवर जोड़ा साहब ने बड़ी मेहनत किया गुजरात के अंदर। हम ये देख रहे हैं कि वो बेचारे कहीं इधर कभी उधर कभी इधर हार्ट के पेशेंट हैं, पहले उनको कहीं कितनी देर गिरफ्तार करके रखा गया, फिर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन इन सब की जो वर्कर्स की नाज़रीन कराम और इन लोगों की मेहनत है वो अब पे ऑफ हो रही है। वो किस तरह से वो रिजल्ट्स नाज़रीन कराम आए हैं NA 65 के अंदर जो पीटीआई की मकबूलियत है वो 44% है, नून लीग 22% है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नो वोट वाले जो है ना वो 13% है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12% के ऊपर है। जबकि NA 64 के अंदर तो उक्का ही काम मतलब निपटा के रख दिया ना गुजरातियों ने, बल्ले बल्ले करा दी है। तो गुजराती जो है वो यहाँ पर पीटीआई की मकबूलियत NA 64 के अंदर 60%। दूसरे नंबर पे पता कौन है? दूसरे नंबर पे है ना वोट देने वाले, यानी कि 18% लोग कहते हैं हम वोट ही नहीं देंगे। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 14% पे है, जबकि पीपल्स पार्टी का NA 64 के अंदर नामो निशान ही नहीं है। नामो निशान ही नहीं है NA 64 के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। तो गुजरात जो है ये शहीदों की सरजमीन, ये वफाओं की सरजमीन वफा दिखा रही है और इसी वजह से परेशानियां बनी हुई हैं। और इसी वजह से नाज़रीन कराम हम ये देख रहे हैं कि गुजरात के अंदर ये जो शिकंजा कसा गया हुआ है ना, उसकी वजह ये सर्वेज हैं। अच्छा जनाब, काजी फाइज ईसा साहब की बात सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं ये जर्नैल वाले मामले पे आ जाता हूँ। काजी फाइज ईसा साहब की गुफ्तगू सुनिए। काजी फाइज ईसा साहब ने बड़ा एक जेन्युइन इशू वैसे जस्टिस इजाजुल एहसन ने उठाया था। उन्होंने कहा जनाब ये मेरी तो बात नहीं हुई इस मामले के ऊपर जो कमेटी के अंदर हुए हैं, और बाद में जो है ना वो 7 रुकनी बेंच की बात हुई थी, फिर 6 रुकनी बना दिया गया और मोस्ट सीनियर्स को शामिल नहीं किया गया, यानी कि उन्होंने अपनी पोजीशन वाज़ेह की। तो इसके ऊपर जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक जवाबी खत लिखा है। आप बिलीव कीजिए मुझे ये खत पढ़ के लगा है जैसे इसमें हकायक कम और तंज ज्यादा किया गया हो, यानी कि ऐसे ऐसे तंज के आप हैरान हो जाएंगे। मुझे तो कभी कभार लगता है कि कोई बड़ी फुफ्फो की रूह आ गई है उनके अंदर, जो इतना नाराज हैं कि समझ नहीं आती है। ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि किसी शादी के मौके के ऊपर बड़ी फुफ्फो नाराज हो जाती हैं। ऐसी ऐसी तशने ताने, ऐसी ऐसी चीजें कि आप हैरान हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर उन्होंने ये ताना दिया
कि जनाब मैंने आपको जुमे वाले दिन कॉल की और आप लाहौर के लिए निकल चुके थे, आपको 4.5 दिन की पे नहीं हुकूमत पाकिस्तान देती है, बल्कि 6 दिन काम करने की पे देती है। आप ये बिलीव कीजिए, ये वो काजी फायजा साहब ये खत लिखने से पहले शायद जो है ना वो रूल्स पढ़ लेते, तो सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक जो जुमे के दिन काम है, अदालत है, वो 12:30 तक, और जो कोर्ट वर्क है वो 3:30 तक जो है ना वो होता है। तो वो तो अपने टाइम के मुताबिक ठीक निकले थे। ठीक है? काज़ी फ़ायज़ साहब को बस जो है ना वो ये दिखाना था कि देखें वो, और फिर उन्होंने कहा जी मेरे से गलती हुई है आपके कहने पे, मैं जुमेरात को मीटिंग्स जो है ना वो कंडक्ट कर रहा हूँ। फिर उन्होंने एक और बात की, वो जो बड़ी हैरानकुन थी, कि हमें जो है ना वो गवर्नमेंट पैसे देती है ये 6 दिन काम करने के। ये वो शख्स कह रहे हैं जो तकरीबन 5 महीने जिन्होंने केस नहीं सुना और चैम्बर वर्क के नाम पर जो है ना वो बैठे रहे और छुट्टियाँ करते रहे। चैम्बर वर्क जी, किसी भी केस में नाम आता था, जस्टिस अता बंदयाल कहते थे किसी भी काम के लिए, तो जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा साहब चैम्बर वर्क का बहाना लगा देते थे। जी चैम्बर वर्क कर रहा हूँ, चैम्बर। तो 5 महीने लगातार चैम्बर वर्क करने वाला शख्स आज जो है वो ताना दे रहा है कि आपको 6 दिन की जो है तनख्वाह मिलती है। तो ये बड़ा ही अफ़सोसनाक है। काज़ी मोहतरम चीफ जस्टिस काज़ी फायज़ साहब, हम आपकी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं, लेकिन आप भी तो ख़्याल कीजिए, हक़ाइक़ का जवाब हक़ाइक़ से दिया कीजिए। ये जो अगर उन्होंने खत लिखा है, तो वो कोई उन्होंने बहुत बड़ा ज़ुल्म नहीं किया, ये आपसे ही सीखा है चीफ जस्टिस को खत लिखना। तो थोड़े अपने टेम्पर को मेरे ख़्याल से डाउन रखिए, ये मुल्क के लिए जो है वो अच्छा होगा। अच्छा जनाब, एक और खबर सुनिए, वो ये है कि बिलावल भुट्टो साहब की आप जो है ना वो जो सियासी बलूगत देखिए कि कहाँ तक पहुँची है, कि आज वो कितने बड़े सियासतदान हैं। जब उनके नाना जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जिनकी पार्टी थी असल में, जिनकी बदौलत आज जो है ना वो ये सियासत चला रहे हैं, उनके बारे में इनका बुनियादी इल्म इतना नाक़िस है कि उनके बारे में ये बता रहे हैं कि जनाब वो जिसके कत्ल में उनको सज़ा दी गई थी, वो तो आज भी अदालतों में गवाहियाँ देता फिर रहा है और आज भी ज़िंदा है। हालाँकि ये जो जिस कातिल के ऊपर उनको जो है ना वो सज़ा दी गई थी, वो एक्चुअली मोहम्मद अहमद खान कसूरी था। उनके बेटे अहमद रज़ा कसूरी इस वक़्त हैं। अहमद रज़ा कसूरी, ये अहमद रज़ा कसूरी को जो है ना वो मोहम्मद अहमद खान कसूरी जो है वो समझ रहे हैं। अफ़सोस की बात है कि आपको इतना ही इल्म नहीं है, जिनके नाम की आप जो है ना वो पार्टी चला रहे हैं, जिनका सब कुछ कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में आपको इल्म नहीं है, तो फिर और जो है ना वो क्या किया जा सकता है। अच्छा जनाब, एक और खबर ये है जो जिस मतलब जर्नैल वाले मामले में मैं आपको बता रहा था, वो खबर ये है कि अब ये इत्तलात पहुंची हैं कि जनाब जो हमारे साबिका डीजी आईएसआई थे जनरल फैज, उनका कमीशन में किसी भी वक्त बयान कलमबंद हो सकता है। पहले ये इत्तलात मिल रही थी कि जनरल फैज कमीशन के अंदर पेश नहीं होंगे, लेकिन अब ये इत्तलात मिली हैं कि घेरे तंग हो रहे हैं, लेकिन जनरल फैज जो है वो अब कमीशन के अंदर अपना जो फैजाबाद धरना वाला कमीशन है, उसके अंदर आके अपना बयान जो है ना वो कलमबंद करवाएंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड होगा कि मोस्ट रिसेंट डीजीआईएसआई इस तरह के आके जो है ना वो बयान कलमबंद करवाए। फर्क कोई नहीं पड़ेगा का जो है ना वो, क्योंकि सारे डिनाई कर चुके हैं कि कोई भी उसमें किरदार था जनरल फैज का, लेकिन अब जो है वो इस बारे में बात हो रही है। आखिरी खबर सुन लें जनाब, आखिरी खबर, जुनैद अकबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए का आपको पता होगा, उस उनके ऊपर जिस शख्स ने एफआईआर करवाई, एफआईआर नंबर 372, आज उस शख्स का बयान सामने आया है। उसने कहा जनाब मैनू तो पता ही कोई नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है, ना मैं स्मार्टफोन चलाता हूँ, ना मुझे पता है, मुझे तो पता चला है मेरे नाम से कोई एफआईआर हो गई है। तो ये खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का इस वक्त हाल हो चुका है। इस लेवल पे केपीके पुलिस चली गई है। इमरान खान की मुझे लगता है तमाम मेहनत इन्होंने जो है वो ज़ाया कर दिया। तो ये अब तक की खबरें थी। उम्मीद है ये खबरें आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।